हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उदित फार्मेसी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ वसीम। आज हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो फार्मेसी में आपका सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट है, लॉ एंड एथिक्स में, डिप्लोमा इन फार्मेसी में। तो उनमें आज जानेंगे जो कौन कौन सा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो उससे आप कवर करके अगर जाएंगे तो आप अच्छा मार्क गेन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला ये चीज़ आपका बनता है कि इसमें सब्जेक्ट के बारे में क्लियर होना। इसमें क्या मिल रही है, हमें लॉ और एथिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पूरा का पूरा टॉपिक जो होगा लॉ एंड एथिक्स के बारे में ही डिस्कस हुआ कि कौन लॉ किस में आया है, कौन सा एक्ट क्या है। दूसरी चीज़ इसमें आपको ये चीज़ याद रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ। कुछ चीज़ें याद रखना, सबसे पहले आपको डेट याद रखना है कि कौन सा डेट में कौन सा एक्ट आया था, कौन सा ये सारी चीज़ आपको याद रखना है, क्योंकि ज़्यादातर अगर आप डेट में लिख देते हैं तब भी आपका काफ़ी है। देखिए, इसमें आपको इम्पोर्टेंट बताने से पहले एक चीज़ आपको मैं पता क्लियर कर दूँ कैसे लिखें। कोई भी पूछ लेता, अगर मान लीजिए आपको पूछ लेता है, एग्जाम्पल पे पूछ लेता है कि पॉइजनिंग एक्ट कब आया था, या तो फिर पूछ लेता है जैसे कि मैं आपको रेमेडियल एक्ट कब आया था, मेडिकल रेमेडियल। तो आपको मान लेते हैं, सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन लिखना। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आप क्या करना है कि उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव लिखना। ऑब्जेक्टिव लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे कि आप उसके बाद फिर आप क्या लिखना कि पेनल्टी क्या है। पेनल्टी क्या है ये जरूर आप याद रखेंगे। ये कम से कम 4 चीज मिनिमम आपको याद होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में आप डेट जरूर मेंशन करेंगे कि कौन सा कब आया। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो पूछा जाएगा कि जनरल लॉ क्या क्या होता है या जनरल प्रिंसिपल क्या है। सबसे पहले जो जनरल प्रिंसिपल है, इसमें फर्स्ट है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें नहीं पूछता है। साथ में ये चीज पूछ लेगा इसमें कि फार्मेसी प्रोफेशन में क्या क्या चीज आपको ध्यान रखना है या क्या लॉस है, ये सारी चीज के बारे में जानना है। तो ओवरव्यू कह सकते हैं, जो चैप्टर 1 में पूरा का पूरा ओवरव्यू है, इसको अच्छे से आपको देख लेना है कि हिस्ट्री कैसे स्टार्ट हुआ। हिस्ट्री के बारे में बात करें, थोड़ा सा डिस्कस कर ले। तो देखिए, लॉ एंड एथिक्स आने से मतलब अगर मान लीजिए हेल्थ केयर सिस्टम में लॉ जब तक नहीं आया था, लोग क्या करते थे, अपने मनमानी चीजें करते थे। अगर लॉ एंड एथिक्स नहीं रहेगा, लॉ देखिए, लॉ क्या करता है, कानून करता है। एथिक्स मतलब क्या, मोरल आपका जैसे दिल पे, जैसे एग्जांपल पे कहते हैं एक बुजुर्ग आया, मतलब उसमें पैसे नहीं है, तो लॉ के हिसाब से आप क्या कह सकते हैं एग्जांपल पे कि वो जो पैसे हैं आप लेते हैं बिजनेस के लिए, लेकिन आपका एथिक्स और मॉरल क्या कह रहा है कि नहीं, ये बुजुर्ग है, इस पे पैसे नहीं है तो इसको हम जाने देते हैं। तो वो है आपका एथिक्स। इसका हिस्ट्री के बारे में देखें तो पहले क्या होता था कि पहले कोई रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं होता था। फिर क्या है, लॉ एंड एथिक्स लाया गया है ताकि जो चीज़ें होती है, देखिए एक चीज़ और है, एथिक्स के यहाँ डिस्कस इसलिए किया गया है कि चीजें जो डिस्कवर होने के साथ साथ, नई चीजों को डिस्कवर होने के साथ, तो जो जानवर पे क्यूरेलिटी लोग कर लेते थे, बिना बेहोश करने थे, काट देते थे, तो उनको भी रोकथाम करने के लिए, जैसे कि आप लोग देखे होंगे बंगाली बाबा का एडवर्टाइजमेंट आता है कि 2 दिन में सही करे, या वो सारी चीज एडवर्टाइजमेंट पे बैन लगाता है। लॉ एंड एथिक्स ये आपका काम करता है। सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका फार्मेसी एक्ट 1948 एंड रूल। फार्मेसी एक्ट जो है 1948 को अच्छे से आपको याद रखना है, इसका डेफिनेशन आपको याद रखना है। और साथ में ये पीसीए जो आता है, फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया। फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया का क्या क्या काम रहता है अगर हम बात करें, इसमें आपको ये डिफाइन करना सबसे पहले, ये क्या करती है, एक फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया पूरे फार्मेसी ऑल ओवर इंडिया में रेगुलेट करती है। कॉलेज को लाइसेंस देना, कॉलेज का कैंसिल करना, सिलेबस देना, एग्जामिनेशन का कंडक्ट या तो फिर के लिए किस हिसाब से पढ़ना, किसी को लाइसेंस देना, किसी का लाइसेंस कैंसिल करना, ये सारी चीज आपका क्या है, फार्मा काउंसिलिंग ऑफ इंडिया करता है। फार्मा काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के साथ साथ अगर देखते हैं स्टेट काउंसिलिंग ऑफ फार्मेसी आता है, जिसे हम स्टेट, जैसे बिहार का अलग है, यूपी का अलग है, मध्य प्रदेश का अलग है, सेम इसी तरह काम करता है। अगर ये चीज आपको यह याद रखना, आपको ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग मतलब कह सकते हैं, ये आपको इसमें इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या, सबसे पहले आपको डेफिनेशन याद रखना। डेफिनेशन में मैंने आपको बताया क्या, एक्ट कब आया था वो लिखना है, फिर आपको फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा लिखना है। इसका हेड ऑफिस के बारे में बात करें, पीसीआई कहाँ है, दिल्ली में हमारा हेड ऑफिस है। और साथ में हर स्टेट में एक एक आपको स्टेट काउंसिलिंग आपको मिल जाएगा। फिर इसका ऑफेंस याद रखना, मैंने ऑफेंस और पेनल्टी, जैसे कि आप लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे फार्मेसी एक्ट में पूरा का पूरा सिर्फ ओनली लाइसेंस का काम नहीं है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, न्यू ड्रग बनाना किस हिसाब से है, किसी को लाइसेंस देना, पूरा कंप्लीट स्टोरेज किस हिसाब से, पूरा का पूरा वो देखभाल करता है। आपको कोई भी पेनल्टी क्या करेगा, पेनल्टी इस हिसाब से कर सकता है कि आपको लाइसेंस कैंसिल कर देगा या फाइन कर सकता है। ये पेनल्टी और ऑफेंस आपको याद रखना है। फिर आता है चैप्टर 3 में आपको पूछता है, आपको आता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल क्या है 1945। इसमें न्यू अमेंडमेंट कौन कौन सा है, ये सारी चीज याद रखना। इसमें ऑब्जेक्टिव देखिए,
ऑब्जेक्टिव में आपको पूरा का पूरा ये चीज़ याद रखना है कि रेगुलेशन किस तरह से करते हैं, उसको सही तरीके से देखभाल करना, ये सारी चीज़ ऑब्जेक्टिव में आता है। डेफिनेशन इसका याद रखना। फिर लीगल डेफिनेशन आपको शेड्यूल और एक्ट में याद रखना है। शेड्यूल जैसे कि आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के अलग शेड्यूल है, क्लास ऑफ ड्रग याद रखना है, और कौन कौन सी चीज़ आपको प्रोहिबिशन है, इंपोर्ट नहीं कर सकते। देखिए इंपोर्ट कौन नहीं कर सकता, जिसके पास लाइसेंस नहीं हो, जिसके पास लाइसेंस नहीं हो वो इंपोर्ट नहीं कर सकता है, उसको रोकथाम लगाता है। ये सारी चीज़ आपको इसमें इस वाले चैप्टर से याद रखनी। फिर आता है मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग। मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग करने के लिए आपको सबसे पहले क्या लाइसेंस लेना पड़ता है। उसमें इसमें इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी चीज़ आप मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। ऐसा चीज़ मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते बिल्कुल लो क्वालिटी का हो, आपने अप्रूवल नहीं लिया, ऐसा भी नहीं कर सकते। अब फिर आता है सर्टेन ड्रग, मतलब सेल, कौन कौन से ड्रग आप सेल कर सकते हैं। कंडीशन आपको ये भी याद रखना, कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस, मतलब किस कंडीशन में आपको लाइसेंस मिल सकता है, किसका मैन्युफैक्चर का, किस हिसाब से मिल सकता है। आपका सारी चीज़ क्लियर होना चाहिए, आप एकदम रॉ मटेरियल एक और रेट का यूज़ करेंगे, आपके जो इक्विपमेंट है वो सही तरीके से होना चाहिए। दूसरी बात ये चीज़ आपका कि जो आपको अकॉर्डिंग टू पीसीआर डिसाइड किया गया कि किसी मैन्युफैक्चर आप खोल रहे हैं तो क्या कितने कमरे चाहिए, कितना स्टोरेज करने के लिए चाहिए, इन सब चीज़ों को सही तरीके से होंगे तभी आपको अप्रूवल मिलेगा। फिर ये इंपॉर्टेंट इसमें ये भी आता है एग्जामिनेशन एंड एनालिसिस। एग्जामिनेशन और एनालिसिस में ये चीज़ चेक करते हैं, जैसे बैच मैन्युफैक्चर चेक करते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, ये सारी चीज़ आपको इसमें याद है। फिर शेड्यूल इसमें इंपॉर्टेंट आता है, शेड्यूल H1 और शेड्यूल X। शेड्यूल H1 और इसमें आपको शॉर्ट में पूछ लिया कभी कि शेड्यूल H1 वो ड्रग आते हैं, वो एंटीबायोटिक अंदर आता है जो विदाउट डॉक्टर लिखे नहीं रह सकते हैं। शेड्यूल X वो नार्कोटिक एंड साइकोट्रिक ड्रग आता है जिसको हम नींद के लिए यूज़ करते हैं, उसको भी विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन हम यूज़ नहीं कर सकते। अब आता है सेल ऑफ ड्रग। सेल ऑफ ड्रग हम किस में करते हैं, जैसे अगर मान लीजिए सबसे पहले क्या होता है, सेल करने के लिए ये चीज़ आपको आता है होलसेलर। होलसेलर लेने के लिए आपको क्या होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए, तो आपको फॉर्म भरा जाएगा, लोकेशन से होना चाहिए, इसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो इसमें पेनल्टी कर सकता है। रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस किस तरह से आपको रोक सकता है, आप क्या करें, अगर मिस ब्रांड दवाई बेच रहे हैं या फिर आप एक्सपायरी दवा बेच रहे हैं, उस कंडीशन में आपको लाइसेंस रेस्ट्रिक्शन कर सकता है। ड्रग प्रोहिबिशन फॉर मैन्युफैक्चर, कौन कौन से ड्रग है जो आप मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, इनके बारे में भी आपको इसमें लिखना है। फिर आता है नेक्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्ट रूल, कौन कौन सा, इसमें आपको याद रखना, अभी मैंने आपको जब आप लोग ये चीज़ जरूर याद रखना, बहुत बार पूछ लेता, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। ये ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड मेनली क्या करता है, ड्रग पूरा एक तरह कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप करता है कि किसी को लाइसेंस देना है, क्या दवाई बनाना है, क्या साइड इफेक्ट दे रहा है, या पूरे पूरे कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन जो आता है सिर्फ एक बॉडी नहीं देता, उसमें बहुत सारे हैं। जैसे कि इसमें दिया हुआ, जैसे कि ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है, ड्रग कंसल्टेटिव ये है। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, आपको इसमें हम डी टैब के नाम से भी पूछ लेगा कि क्या आता, तो ये आपको फुल फॉर्म याद रखना। फिर आपको पूछ लेगा गवर्नमेंट एनालिसिस आता है, फिर आपको कंट्रोलिंग अथॉरिटी और ड्रग इंस्पेक्टर आपको इसमें इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। ये जैसे देखो नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस पूछ लेगा तो आपको एक्ट क्या है 1985 में आया था, ये आपको याद रखना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव मेनली यही चीज़ था जो इसका मिसयूज हो रहा उसको रोकने के लिए। जैसे कि आप लोग कोडीन देखे होंगे, अल्कोहल यूज होता है, लोग क्या करते हैं उसको तो हम कफ के लिए बनाते हैं, लेकिन लोग उसे नशे की तरह यूज करने लगता है। तो उसको रोकने के लिए कैसे कर सकते हैं, डॉक्टर के द्वारा परचेस से ही दे सकते हैं, अपने मन से नहीं देंगे, या किसी को हम डायरेक्ट नहीं देंगे, तभी देंगे जब उसके पास एप्रोप्रिएट ऐसा कंडीशन हो कि नहीं डॉक्टर देने के लिए कहा तभी देंगे। इसको कंट्रोल करने के लिए और ऑफेंस याद रखना और इसका पेनल्टी याद रखना है। इसको क्या है, ये आपको ऑब्जेक्टिव याद रखना है इसमें, और दूसरा कंट्रोल किस तरह से करते हैं, और ऑफेंस और पेनल्टी। फिर आता है ड्रग मेजिकल रेमेडियल। अगर रेमेडियल्स के बारे में बात करें तो 1954 में आया था। इसमें क्या है, मेनली आपको क्या करता है कि जो फर्जी पोस्टर देता है या ऐसे पोस्टर देते हैं जो भ्रमित करते हैं या लोगों के हेल्थ के साथ छेड़छाड़, जैसे कहते हैं 2 दिन में बवासीर सही करें, या बंगाली बाबा के देते 2 दिन में पथरी निकाले। पॉसिबल है कि 2 दिन में पूरा विदाउट ऑपरेशन का पथरी निकल जाए, नहीं ना। तो ऐसे एडवर्टाइजमेंट पे लोग क्या कहते हैं, जब आप देखेंगे जब आप परेशान होते हैं या बीमारी की कंडीशन होते हैं, लोग जैसा कहते हैं वैसा करना स्टार्ट कर देते हैं। उस कंडीशन में सरकार ने देखा कि लोगों का बहुत ही ज़्यादा मिसयूज होता है, पोस्टर के चक्कर में पड़ जाते हैं और अपना हेल्थ खराब करते हैं। तो इसमें आपको प्रोहिबिशन किया गया। इसमें इंपॉर्टेंट यही चीज़ याद है कि प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन एडवर्टाइजमेंट, कौन कौन से एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग क्या है
ये ओमेन गर्भ निरोधक जो गोली आता है उसको आप एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीज़ आता है, अगर आप करते हैं तो उसको इसका पेनल्टी और ऑफेंस भी याद रखें। फिर आता है प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी टू एनिमल, 1960 आया था 1960 में। देखिए आपको मैंने अभी बताया कि चीज़ें क्या होता है साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो अगर रिसर्च बढ़ रहे हैं तो सबसे पहले अप्लाई क्या होता है, हम लैब में करते हैं, उसके बाद जानवरों पे करते हैं। तो ये एक्ट आने के बाद 1960 में लोगों को ऐसा होता था कि क्यूरिलिटी ज़्यादा होता था, मतलब उसमें सही तरीके से देखभाल नहीं करता था, उसको बस यूज़ करा छोड़ देता था। उसी को रोकथाम करने के लिए साइंटिस्ट या हमारे जो गवर्नमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए कहा कि नहीं, आप अगर किसी चीज़ का यूज़ करते हैं तो उसको सही तरीके से आप उसे देंगे। गाइडलाइन तैयार किया गया जो CPCSE गाइडलाइन कहते हैं, इसके हिसाब से पूरा गाइडलाइन दिया गया है कि किस हिसाब से रखना है, क्या उसको खाना देना है, कैसे यूज़ करना है। जैसे कि क्या होता है कि अगर बात करें पहले क्या होता, फार्मेसी लेवल बी फार्मा लेवल पे भी क्या होता था कि एनिमल को काट के डायरेक्ट यूज़ होता। अब क्या सॉफ्टवेयर आ गया, जो दवाई बनाते हैं लीगन और बाइंडिंग साइट से हम उसे जोड़ देते हैं ताकि वो आसानी से पता चल जाए जो हमारे ह्यूमन बॉडी का जो लिगेंड है, बाइंडिंग है, तो ड्रग को हमें क्या करना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल को नुकसान नहीं पहुंचता। फिर इसका आपका ब्रीडिंग का ध्यान रखना है। स्टॉकिंग ऑफ एनिमल, स्टॉकिंग ऑफ एनिमल ये इंपॉर्टेंट रहता है कि अगर आप एनिमल को स्टॉक करते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ ध्यान, सबसे पहले उसको वेंटिलेटर देंगे, ब्रीडर का ध्यान रखेंगे, टाइम पे खाना देंगे, इंस्पेक्शन टाइम पे करेंगे, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। फिर अगर नहीं करते हैं तो इसका ऑफेंस और पेनल्टी भी याद रखना। फिर आता पॉइजन एक्ट। पॉइजन एक्ट बहुत बार पूछ लेता है कौन कौन से, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है और इम्पोर्ट ऑफ पॉइजन किस तरह से हम करते हैं, ये सारी चीज आपको याद रखना है। फिर इम्पोर्टेंट आता है FSSAI, फूड सेफ्टी एंड सब स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि आप कोई भी फूड बनाते हैं या चीज जो लेबल होता है, आपने देखा होगा कि पूरा का पूरा लेबल, यहाँ पे मान लीजिए एक रहता कि सीरियल नंबर रहता, फिर इंग्रेडिएंट रहता, उसके बाद फिर क्या है अमाउंट रहता है, अमाउंट रहता है, क्लियर है, तो कितना ग्राम रहता है। ये क्या चीज होता है कि इसके फूड अथॉरिटी FSSAI ही आपको क्या करता है, अप्रूव करता है सैंपल चेक करने का। अगर ये अप्रूव करता है तभी आप देखोगे जो खाने पीने का सामान होता है इसका लेवल रहता है। लेवल क्या रहता है कि इसमें चेक करता है कि हैवी मेटल तो ज़्यादा नहीं है, अगर ज़्यादा है तो उसको डिसअप्रूव कर देगा। इसका क्या स्टोरेज, किस तरह से स्टोरेज करेंगे, सेल्स किस तरह से कराना, लेबलिंग ऑफ फूड, ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट आता है आपको नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइस अथॉरिटी। प्राइस अथॉरिटी कब आया था, DPCO बहुत बार पूछ लिया शॉर्टकट में, 2013 में आया था। मेनली ये क्या आया था, आपको प्राइस पे कंट्रोल रखना है, एक मतलब लिमिटेशन सेट किया गया है कि इससे ज़्यादा आप मैक्सिमम प्राइस नहीं रख सकते हैं। क्योंकि अब देखो कोई कंपनी अगर मान लीजिए ऐसा दवाई बनाता है कि पहली दवाई बनाया और पहली बार उन्होंने बनाया, उस कंडीशन में क्या होगा, सिंपल सी बात है, वो क्या अनाप शनाप पैसे मांगेंगे, अनाप शनाप भी कर सकता है। उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ रूल बनाया कि इससे ज़्यादा कुछ फार्मूला है कि इस हिसाब से आपका जो एक्सपोर्ट आता है, इम्पोर्ट आता है, रॉ मटेरियल आता है, उससे ज़्यादा 10% या 20% से ज़्यादा आप नहीं ले सकते। फिर आपको याद रखना है कि फार्मास्यूटिकल पॉलिसी 2002 और नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन NLME है, ये कुछ नेशनल मेडिकल लिस्ट ऑफ है। इसमें क्या होता है कि आपको कुछ लिस्टेड किया गया, उस लिस्टेड में क्या है कि आप उन दवाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा आप दवाई नहीं दाम बढ़ा सकते जो डेली लाइफ में यूज़ होता है। फिर आता है कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स में आपको है कोड ऑफ एथिक्स फॉर फार्मासिस्ट रिलेशन जॉब, मतलब कि किस तरह से आपको जॉब के प्रति होना चाहिए। कि देखो जॉब करेंगे, एक तो बिजनेस माइंड रखेंगे, साथ में सिर्फ बिजनेस के नहीं, साथ में लोगों का भी ध्यान रखेंगे। लोगों का ध्यान रखें, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया कि अगर किसी बंदा आता है और उस पर पैसे नहीं है तो आपको कर्तव्य बनता है कि आप उसे फ्री में दे दे। लेकिन हर किसी को अगर फ्री में देंगे तो लॉस चला जाएगा। ये आपका बिजनेस का था कि नहीं, आपको थोड़ा सा पैसा भी देना है। फिर आता है फार्मास्यूटिकल ओथ या फार्मासिस्ट ओथ। फार्मासिस्ट ओथ एक शपथ आता है पूरा, ये भी कभी कभी आपको पूछ लेता है। फिर आता है मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट। ये एक्ट आपको आया गया है। ये एक्ट मेनली ये चीज़ है कि लोग पहले क्या करता था कि अगर फीमेल है या बच्चियां हैं, कुछ गधे हैं कह सकते हो एग्जाम्पल पे, उसे क्या करता आप लोग अबॉर्शन करवा लेता था। उसमें अबॉर्शन करवाने में देखो एक तो बच्चे के, दूसरी बात उसकी जो मम्मी रहती है उस पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पहुंचता था और उससे नुकसान बहुत ज़्यादा पहुंचते थे। उस चीज़ को देखते हुए सरकार ने क्या, अभी देखेंगे जांच करने के लिए आते थे, क्या मना कर देता है कि बेटा है बेटी है, वो नहीं बताते, लेकिन उनको पता चल जाता है कि बेटा है बेटी है, उससे डिटर्मिनेशन हो जाता है। उस यही मेडिकल एंड टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट ने ये चीज कहा कि आप क्या किस कंडीशन में आप कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये सारी चीज आपको लिख सकता है। जैसे यहाँ 12 वीक 24 वीक तक आप 12 वीक तक आप क्या है एक सिंगल अगर मान लीजिए RMP मतलब मेडिकल जो प्रैक्टिशनर है उसके साथ कर सकते हैं।
24 वीक का अगर हो गया तो 2 होना चाहिए, उससे अगर ऊपर है तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा, तभी कर सकते हैं। और कब कर सकते हैं, चाहे आपकी मम्मी का हेल्थ जो है या उसका मदर का जो हेल्थ बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही है, या तो फिर रेप के सोर्स में आप लोग कर सकते हैं। इससे न्यू अमेंडमेंट जो चेंजेस हुआ ये भी आपको याद रखना है। फिर आता है रोल ऑफ गवर्नमेंट फार्मा रेगुलेटरी बॉडी। फार्मा रेगुलेटरी बॉडी कुछ बॉडीज है जो रेगुलेट करती है फार्मेसी को अच्छे तरीके, जिसका आता है सीडीस्को। सीडीस्को अगर फुल फॉर्म देखें, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, बहुत बार पूछ लेता है कि सीडीस्को क्या था। सीडीस्को एक ड्रग ऑर्गेनाइजेशन है, कंट्रोल कमेटी है, इसका ऑब्जेक्टिव भी याद आपको रखना। फिर आता है गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, या फिर कह लीजिए जैसे हम लोग क्या करते थे, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। गुड फार्मेसी प्रैक्टिस में क्या है, अच्छे तरीके से बात करना, अच्छे से कम्युनिकेशन। सेम इसी तरह आता है गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस। इसके अंदर क्या होता है, ये एक तरह का रेगुलेटरी है, पूरा का पूरा आपको फॉलो करता है, ये किस तरह का डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, क्या चीज़ फॉलो करना चाहिए, किन कंडीशन में लाइसेंस देना, ये सारी चीज़ आपको इसके अंदर आता है। जैसे फार्मा मैन्युफैक्चर अगर करना है तो क्या क्या इसमें होना चाहिए, इंस्पेक्शन करता है, ये सारी चीज़ आपको इसमें याद रखना। नेक्स्ट चैप्टर देते हैं। अब आता है BCS सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब BCS क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसका अगर देखें तो बायो फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। बायो फार्मास्यूटिकल इसमें 4 क्लासिफिकेशन में बांटा गया है। पहले आता है जो ऐसा ड्रग है, ऐसी चीज हम यूज करते हैं जो हाई सॉल्युबिलिटी और हाई परमेबिलिटी, मतलब तुरंत डाला, जैसे डाइजिन बचपन में लेते थे, डालते थे पूरा का पूरा घुल जाता है, जैसे नमक पानी में डालते हैं तुरंत हो। फिर आता है लो सॉल्युबिलिटी और हाई परमेबिलिटी, मतलब सॉल्युबल होने में टाइम लगता था लेकिन इजीली से परमेबिलिटी हो जाता है। अब आता है नेक्स्ट कंडीशन आपका हाई सॉल्युबिलिटी लो परमेबिलिटी। अब नेक्स्ट आता है आपको सॉल्युबिलिटी भी कम है इसमें और परमेबिलिटी भी कम है, मतलब कि ऐसा चीज जो देखा जाए कि बहुत ही ज्यादा होता है कि इसमें सॉल्युबल भी बहुत कम होता है और आपको परमेबिलिटी भी कम होता है। ऐसे ड्रग देखना कि ज्यादा से ज्यादा आपको खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी कम है तो लंबे समय तक अगर हमारे बॉडी में रहेगा तो क्या बॉडी को नुकसान भी करेगा, तो ये चीज आपको याद रखना। अब आता है क्लिनिकल एस्टेब्लिश एंड एक्ट एंड रूल। क्लिनिकल एस्टेब्लिश अगर हम देखें, एस्टेब्लिश और पास्ट पार्लियामेंट इन 17 अगस्त 2010 में पास हुआ टू प्रोवाइड द रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन फॉर ऑल क्लिनिकल एस्टेब्लिश इन कंट्री। इसके लिए पास हुआ, और ये क्या, रजिस्ट्रेशन अगर आपको करवाना है तो आपको सबसे पहले आप अगर खोलना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इट हेल्प द प्रिस्क्राइब मिनिमम स्टैंडर्ड फैसिलिटी एंड सर्विस दैट द इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। इसमें क्या है, मिनिमम स्टैंडर्ड फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं और पब्लिक हेल्थ को अच्छे तरीके से सही तरीके कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर नोटिफाइड द नेशनल काउंसिल फॉर स्टेब्लिश क्लिनिकल स्टेब्लिश एंड क्लिनिकल स्टेब्लिश सेंट्रल गवर्नमेंट 2012 रूल है। मेनली ये चीज यही रहा था कि ये आपका एक स्टेब्लिश जो रोल आपका पास हुआ कब है, 2010 में। ये आपको याद रखना है कि 2010 में 17 अगस्त में पास हुआ था, ये चीज याद रखना। अब आता है बायोएथिक्स। बायोएथिक्स के बारे में बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट है। बायोएथिक्स क्या होता है, बायोएथिक्स द स्टडी ऑफ एथिकल सोशल लीगल इशू दैट राइज इन द बायोमेडिसिन एंड बायोमेडिकल। मतलब कह सकते हैं बायोएथिक्स क्या होता है, स्टडी करते हैं। कब करते हैं, जब हम मेडिकल यूज करते हैं, इन द सेंस ऑफ कह लीजिए कि बायोमेडिसिन यूज करते हैं, आप बायोमेडिकल जब रिसर्च करते हैं तो सोशल में क्या इम्पैक्ट पहुंचता है। जैसे कि आप देखें होंगे तो जो अगर मान लीजिए बायोमेडिकल रिसर्च करते हैं तो उसमें क्या है कि जो जानवर है उस पर ज़्यादा इफेक्ट पहुंचेगा, ये सारी चीज़ पे हम स्टडी करते हैं। बायोएथिक्स से इंक्लूड मेडिकल एथिक्स और फोकस ऑन द इशू ऑन हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में क्या क्या इशू आ रहा, उन सब चीज़ों पे मेनली फोकस करता है। देखिए, रिसर्च एथिक्स विच फोकस इशू द इन द कंडक्ट ऑफ रिसर्च। फिर अगर देखें इन्वायरमेंट एथिक्स के बारे में बात करें, ये आपको पेंटरिंग के बारे में बात कर रहा है, रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एक्टिविटी एंड एनवायरनमेंट। जैसे कि आप क्या करते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्री खोलते हैं तो दवाई मैन्युफैक्चर करते हैं, लेकिन इन्वायरमेंट को तो नुकसान करते हैं। इसके बारे में भी बायोएथिक्स में हम पढ़ते हैं। अब ये चीज़ आपको इसमें इंपॉर्टेंट यही चीज़ याद रखना, एक तो है आपको BCS क्लासिफिकेशन के बारे में याद रखना, दूसरा आपका न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल जो आते हैं उसके बारे में याद रखना। न्यू ड्रग जैसे कि कोई भी ड्रग हम लेते हैं तो उसको क्लिनिकल ट्राई करने के लिए सबसे पहले कौन कौन से कंडीशन होना, क्या रूल रेगुलेशन होना चाहिए, इनके बारे में पढ़ना। इमरजेंसी यूज ऑफ ऑथराइजेशन, कौन कौन से इमरजेंसी यूजेस है जो जरूरत पड़ने पे यूज करते हैं, ये सारी चीज़ भी याद रखना। फिर आता है क्लिनिकल स्टेब्लिश एंड एक्ट एंड रूल, अभी जो मैंने आपको बताया वो चीज आपको इसमें याद रखना। फिर आता है बायोमेडिकल वेस्ट। देखिए, बायोमेडिकल वेस्ट एक मेजर प्रॉब्लम आता है। जैसे कि आप अगर रेडियो फार्मास्यूटिकल यूज करें तो यहाँ वहाँ नहीं फेंक सकते, नार्कोटिक अगर कोई वेस्ट हो गया तो यहाँ वहाँ नहीं फेंक सकते,
क्योंकि अगर इधर उधर फेंकेंगे एनिमल ले तो वहाँ दिक्कत है, इधर उधर रखेंगे बच्चों में हो जाए तब दिक्कत है। ये सारी चीज़ को देखते हुए आपको बायोमेडिकल जो रूल आया गया है जो 2016 में, इसमें आपको इम्पोर्टेंट आता है फार्मा मैन्युफैक्चर है उसको किस तरह से करेंगे, और डिस्पोजल ऑफ फार्मा किस तरह से करते हैं, मेडिकल वेस्ट एट होम किस तरह से करते हैं, ये आपको इम्पोर्टेंट याद रखना। फिर आता है नेक्स्ट आता है बायोएथिक्स। बायोएथिक्स के बारे में बात करें, बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करना और ओवरव्यू ऑफ ICMR नेशनल एथिकल गाइडलाइन, इनके बारे में आपको पढ़ना। अब देखते हैं जो ICMR का अगर फुल फॉर्म के बारे में बात करें, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR का फुल, इसके बारे में बात करें तो इसका हेड ऑफिस कहाँ, दिल्ली में प्रेजेंट है। ये मेनली क्या करता है, आपको ह्यूमन या रिसर्च जो कब्जे करता है, सिंपल सी बात करें जो बायोमेडिकल साइंसेस होता है, रिसर्च और जो जरूरत पड़ती है इन पे काम करता है। अब इंट्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर एक्ट, कंज्यूमर एक्ट के बारे में हम देखते हैं। कंज्यूमर एक्ट के बारे में होता क्या है कि ये मेनली अगर बात करें क्या 1956 में इम्प्लीमेंट होगा, किस लिए होगा, ताकि जो कंज्यूमर हो वो अपना हक मिले। जैसे कि आप देखे होंगे अब तो बहुत सुधार हो गया, अगर कोई दुकानदार कहता नहीं हम नहीं लेंगे रिटर्न, आपको खराब सामान देता है, लेकिन कंज्यूमर एक्ट के हिसाब से आप अगर उसे कंप्लेन कर देंगे तो क्या होगा, वो आपको देना पड़ेगा। जो इलीगल मैन्युफैक्चर कर रहा है उसको रोकने के लिए ये सारी चीज कंज्यूमर एक्ट आया था। अब नेक्स्ट आता है जो इम्पोर्टेंट आता है मेडिकल डिवाइसेस। मेडिकल डिवाइसेस वो सारी चीज आता है, कोई भी डिवाइस जो मेडिसिन पर्पस के लिए यूज करते हैं, जैसे कि आपके बारे में बात करें, ये थर्मोमीटर यूज करते हैं, जैसे कि टंग के नीचे रखते हैं। अच्छा टंग के नीचे रखते फट भी तो सकता है, मरकरी है, फट जाएगा तो पॉइजन हो जाएगा, मर भी तो सकते हैं। मतलब इन पे यही चीज आपको करता है मेडिकल थर्मोमीटर या मेडिकल जो आते हैं, इस पर आपको देखना पड़ता है ये कौन कौन सी चीजें हैं जो आप यूज करेंगे तो क्या क्या नुकसान पहुंचेगा। जैसे क्लासिफिकेशन अगर बात करें तो कुछ लोअर रिस्क है, मॉडरेट रिस्क है, और मॉडरेट रिस्क है, लो मॉडरेट है, और हाई रिस्क क्लासिफिकेशन, ये आपको याद रखना। जैसे मेडिकल डिवाइसेस में क्या होता है, इन वाइट्रो आप करते हैं, जैसे कि आप देखोगे कि MR करते हैं, MRI करते हैं या CT स्कैन करते हैं, उसमें नुकसान नहीं होता, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है, रेडिएशन जाता है, कैंसर कॉजिंग का बढ़ा देता है। आप लोग एक्सरे करवा दें, ये भी आपको नुकसान देता है, इनके बारे में कंप्लीट आपको लिखना है। देखिए इसको अगर और भी आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप ऐप पे जाकर पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।